कल की क्लास में हमने शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट तीनों डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, अब जो हमारे परिपथ होते हैं, ठीक है, यानी हमारे जो सर्किट होते हैं, परिपथ, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम सीरीज, और एक होता है पैरेलल। ठीक है, इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम और इसको कहा जाता है समांतर क्रम। ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम की खास बात ये होती है कि धारा का मान एक समान रहता है और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान एक समान रहता है। ठीक है, इसमें करंट इक्वल रहता है, करंट एक समान रहता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान रहता है। ठीक है, वोल्टेज इक्वल होता है और इसमें करंट इक्वल होता है। घरों के जो कनेक्शन होते हैं वो समांतर क्रम में किए जाते हैं। ठीक है, जो घरों के कनेक्शन है किस कैसे किए जाते हैं, समांतर क्रम में यानी पैरेलल में। क्यों? क्योंकि सभी को बराबर वोल्टेज मिल सके, इसलिए हम सबको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। ठीक है, जैसे जितनी भी डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड दिख रही है ना, सबकी सब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एक जैसे फेस होगा, ये फेस वाला होगा, और ये न्यूट्रल होगा, ये फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया। एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा बल्ब यहाँ लगा दिया, इनके बीच में यहाँ हमने पंखा लगा दिया, तो ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होता है, तो ये क्या कहलाता है, समांतर क्रम। और ये हो गया श्रेणी क्रम। तो दो तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, परिपथ दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक श्रेणी परिपथ और एक समांतर परिपथ। ठीक है, पैरेलल और सीरीज, दो तरीके के कनेक्शन हमें करते हैं। तो हमने, हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट हैं, तीन। एक है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, दूसरा है इंडक्टेंस प्रेरकत्व, और चौथा है सी, इसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस या संधारित्र, कैपेसिटर या संधारित्र। ठीक है, इसका नाम है इंडक्टर यानी प्रेरकत्व, इसका नाम है रेजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हैं, तीन है। ये टोटल हमारे पास कितने हैं, तीन है। रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तीन लोग हैं हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों को हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और इन तीनों को समांतर में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि दो दो करके फिर तीनों को जोड़ लें। ठीक है, जैसे प्रतिरोध को जोड़ लें इसके साथ, उसको उसके साथ जोड़ लें, ऐसा भी कर सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाएगा श्रेणी आरएलसी परिपथ। श्रेणी आरएलसी परिपथ। अब इसमें क्या होगा, एक हमारे पास प्रतिरोध होगा और एक इंडक्टेंस होगा और एक कैपेसिटेंस, इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और यहाँ से हम जो सप्लाई देंगे वो कौन सी सप्लाई होगी, एसी। ये एसी का सिंबल होता है, इस तरीके से हम इसको कौन सी सप्लाई दे देंगे, एसी। ये हो गया हमारा आर, और ये हो गया एल, और ये हो गया सी। इसमें सभी पे धारा का मान एक समान होगा, सभी पे धारा का मान क्या होगा, एक समान। इस पे आई धारा जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम की जो खास बात है, ठीक है, इसमें
हाँ, धारा का मान, वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट, ठीक है, थ्रू एवरी एलिमेंट का मान एक समान होगा। ठीक है, धारा का मान क्या होगा, एक समान। अब यहाँ धारा गई तो यहाँ एक वोल्टेज बनाएगी, उस वोल्टेज का नाम क्या होगा, वी आर। और एक वोल्टेज यहाँ बनाएगी, और एक वोल्टेज यहाँ बनाएगी, उसका नाम होगा वी एल। और एक वोल्टेज यहाँ बनाएगी, उसका नाम क्या होगा, वी सी। कितने वोल्टेज बनाएगी, 1 2 3। ठीक है, अब धारा का मान एक समान है। मेन वोल्टेज क्या है, वी। यहाँ से मेन वोल्टेज हमने कितना दिया है, वी। और धारा का मान क्या है, एक समान है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 वोल्टेज हैं। एक वोल्टेज होता है जो होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, एक वोल्टेज किसका है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ होता है। प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होता है, करंट के साथ। और अगर बात करें कि जो वी एल होगा, ये करंट से आगे होता है। वी एल कहाँ होता है, करंट से आगे। और वी सी करंट से पीछे होता है। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हमें जोड़ना है तो उसमें से जैसे ये दोनों अगर बराबर हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन यदि ये बराबर नहीं है तब ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, मान लो ये वी सी इतना है, ये क्या है, वी एल। तो अब ये जो वी सी और वी एल बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 केस हो सकते हैं कि वी एल बड़ा हो सकता है वी सी से। दूसरा केस हो सकता है कि वी सी बड़ा हो सकता है वी एल से। तीसरा केस ये हो सकता है कि वी एल और वी सी क्या हो, बराबर। ठीक है, यदि वी एल बड़ा है वी सी से तो इसको कहा जाएगा प्रेरकत्व की परिपथ, क्योंकि प्रेरकत्व का वोल्टेज ज्यादा है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, प्रेरकत्वी परिपथ है। परिपथ का नेचर कैसा है, प्रेरकत्वी। ठीक, इंडक्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इंडक्टिव सर्किट। उसके बाद दूसरा है जिसमें वी सी बड़ा है वी एल से, इसको कहा जाता है कैपेसिटिव सर्किट यानी धारती परिपथ, यानी कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, वी एल बराबर वी सी है तो ना तो ये होगा प्रतिरोधी। ठीक है, ये कैसा होगा, प्रतिरोधी, रेजिस्टिव। क्योंकि वी एल वी सी बराबर हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और ये जो केस होता है ये किसका होता है, रेजोनेंस का, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है अनुनाद। ये किसका केस होगा, अनुनाद का। ठीक है, यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो तीसरे वाले केस में क्या होगा, अनुनाद हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस की बात हम आगे चल के करेंगे। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है। देखो, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है और एक इधर जा रहा है। 3 दिशा में है ये। ठीक है, तो 3 दिशा में हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जितने मान का है वो इतना मान इससे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। ये इधर है, ये इधर है। ठीक है, तो इतना मान यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मान लो इसका जो भी मान है, मान लो इतने मान का है, वी सी इतने मान का है, तो इतना मान माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, इतना। तो ये मान होगा वी एल माइनस वी सी। वी एल से वी सी इतने मान का माइनस हो गया। तो अब हमारे पास ये आ गया वी एल माइनस वी सी। तो ये वी एल माइनस वी सी को हम इधर भी बना सकते हैं। ये भी हमारा कितना होगा, वी एल माइनस वी सी। और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, तो ये होगा हमारा वी। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक वी आर। ये वाला हो गया हमारा वी एल माइनस वी सी। और ये हो गया हमारा वी, ये हो गया हमारा वी। अब हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें हम लगा सकते हैं सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम। पढ़ा है सबने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का वर्ग जो है इसके वर्ग के और इसके वर्ग के, लंब और आधार के वर्ग के इक्वल होगा। ठीक है, जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस ये है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भी बराबर आ जाएगा, या भी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा भी आर के स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी के स्क्वायर के।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि VC बड़ा हो या VL बड़ा हो, घटाओगे तो और स्क्वायर करोगे तो सेम ही हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो इसे हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जो भी बड़ा होगा उससे घटा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा भी का मान आ जाएगा। भी का मान कैसे निकालेंगे हम, VR के स्क्वायर के प्लस VL, जो बड़ा होगा उसको घटा देंगे। ठीक है, इक्वलिटी का साइन लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट पे आ जाएगा। अब भी का मान कितना होगा, I इंटू जेड होगा, इसका I इंटू आर होगा, और ये I इंटू एक्सएल, और ये होगा I इंटू एक्सी। I इंटू क्या होगा, एक्सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हम क्या करेंगे, I पूरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सभी पे कॉमन है, तो यहाँ जेड का जो मान आएगा वो आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इससे हमने क्या निकाला है, इससे हमने निकाला है इम्पीडेंस। क्या निकाला है हमने, इम्पीडेंस, यानी प्रतिबाधा निकाली है हमने इससे। ठीक, क्या निकाली है, प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा, आर क्या है, प्रतिरोध, एक्सएल क्या है, प्रतिघात, कौन सा, हाँ, प्रेरकत्वी प्रतिघात। ठीक है, इसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे हम इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक्सएल हो गया। एक्सी का मान कितना है, एक्सी को क्या कहेंगे हम, धारती प्रतिघात। इसकी इकाई क्या होती है, क्या होती है, ओम। गुड, क्या होती है इसकी इकाई, ओम। इसकी भी इकाई ओम होती है और इसकी भी ओम, दोनों की इकाई क्या होगी, ओम। ठीक है, दोनों की इकाई क्या हो जाएगी, ओम। इसकी भी इकाई हो जाएगी ओम, इसकी भी। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, श्रेणी जो परिपथ है इसमें क्या क्या पूछेगा, एक तो प्रतिबाधा पूछेगा, प्रतिबाधा का मान कितना है, दूसरा पूछेगा करंट का मान कितना होगा। ठीक है, धारा का मान कितना होगा। पहले प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इससे क्या निकलेगा, जेड। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है आर के बाद, जेड के बाद आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर भी बाई जेड। ठीक है, भी बाई जेड का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये किस में है, अंडर रूट पे। ठीक है, तो ये हमने प्रतिबाधा निकाल ली, धारा निकाल लिया, और तीसरा निकालना हमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बराबर होता है आर बाई जेड। ठीक है, या कॉस फाई इसी को कहा जाता है, तो कॉस फाई बराबर क्या होता है, आर बाई जेड। ठीक है, तो आर का मान कितना है, आर ही है, इसका कोई मान नहीं है। जेड का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। तो ये तीन चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पावर फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर फैक्टर को हिंदी में भी हम पावर फैक्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा श्रेणी परिपथ, इसमें हमने श्रेणी परिपथ हमने बनाया। ठीक है, अभी श्रेणी परिपथ में सीरीज सर्किट में एक दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है, कितने केस डिस्कस किया हमने, तीन। एक VL बड़ा हो VC से, और एक VC बड़ा हो VL से, ये दोनों केस हो गए। ठीक है, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी, दोनों ही साथ में हो गए। ये वाला केस हम और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है अनुनाद। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी के हो गया। तो तीसरा केस हम डिस्कस करने वाले हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुनाद। अब अनुनाद समांतर परिपथ में भी होता है और श्रेणी परिपथ में, तो हम अनुनाद पढ़ने वाले हैं श्रेणी परिपथ, सीरीज
RLC का अनुनाद, ठीक है, इसका अनुनाद पढ़ने वाले। तो अनुनाद सीरीज में क्या होता है, इसमें VL और VC क्या हो जाते हैं, बराबर। अब VL VC बराबर हो गए तो VL बराबर I इंटू XL और VC बराबर I इंटू XC। I कैंसिल आउट, XL बराबर किसके हो गया, XC के। XL किसके बराबर हो गया, XC के। समझ में आ रहा, XL किसके बराबर हो गया, XC के। अब XL और XC यदि बराबर हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि XL बराबर कितना होता है, 2 पाई FL, और XC बराबर कितना हो जाता है, 2 पाई, सॉरी 1/2 पाई, 1/2 पाई FC होता है, ठीक है। 2 पाई और C का मान नियत होगा, यहाँ पर भी 2 पाई और L का मान नियत होगा। फ्रिक्वेंसी भारत में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है भारत में, 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का मान चेंज करेंगे तो XL XC बराबर नहीं होते हैं, इनको हम बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, फ्रिक्वेंसी का मान बदल कर, चेंज करके, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फ्रिक्वेंसी का मान बदल कर XL बराबर XC करते हैं, ठीक है। तो ये वाला XL अलग है, ये वाला XC अलग है, लेकिन जब दोनों बराबर हो रहे हैं ना तो उसमें फ्रिक्वेंसी अलग हो जाएगी, वो F नहीं रहेगी, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, FR लिख लो, 2 पाई FR और L, इसको लिख लो 1/2 पाई FR इंटू C। R क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसकी बात हो रही है, रेजोनेंस की। रेजोनेंस में फ्रिक्वेंसी अलग होती है, ठीक है। अब देखो F को, इसको भी इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर हो जाएगा, 1/, ये 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, LC। अब इसका स्क्वायर हटा दो तो FR बराबर आ जाएगा 1/2 पाई √LC। ये अनुनाद की आवृत्ति है, इसका नाम क्या है, अनुनाद की आवृत्ति, ठीक है। ये 50 नहीं होती है, ये अलग होगी, ठीक है। ये 50 नहीं होगी, ये अलग होगी, और इसको कहा जाता है इंग्लिश में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है, 1/2 पाई √LC। ये है कहानी इसकी। किसने कहा नहीं बदलता, नहीं, हमारे घर में जो आता है वो फिक्स रहता है ना, हम चाहें तो बदल सकते हैं। फिर हमारा पढ़ने का मतलब क्या निकलना जब हम फ्रिक्वेंसी का मान नहीं बदल सकते, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मान कांस्टेंट होता है जब आप उसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाते हो, फ्रिक्वेंसी चेंज होता है। जैसे घर में हमारे माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव होता है घर में, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इन डिवाइसेस की फ्रिक्वेंसी 50 होती है। तो डिवाइस के अंदर हम फ्रिक्वेंसी को बदल सकते हैं, हमारे घर में जो आ रहा है वो उसको नहीं बदलना है, क्योंकि एमपी भी जो सप्लाई देगी फ्रिक्वेंसी को कितनी देगी, इतनी। अब जैसे रेडियो है, रेडियो की फ्रिक्वेंसी अलग रहती, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है मैं देखता हूं। तो बात यह है कि फ्रिक्वेंसी का मान जैसे रेडियो वगैरह पे अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे एफएम का सुनोगे तो एफएम की फ्रिक्वेंसी 98 हर्ट्ज, ठीक है, 101 हर्ट्ज, अलग अलग रहती है। उसी तरीके से जो ज़्यादा दूरी वाले रहते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। इंसान जो सुन सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है एक समय के बाद की कोई चीज़ अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही। तो हम जो बोलते हैं ना वो एक ही फ्रिक्वेंसी पे नहीं होता, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इंसान जो सुन सकता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 20 किलो हर्ट्ज पर खत्म हो जाती है। इससे इधर नहीं सुन पाएगा और इसके आगे भी नहीं सुन पाएगा, ठीक है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म वेव होगी उसको नहीं सुन सकते, ठीक है। तो सुनने के लिए हमें ये वाली फ्रिक्वेंसी की चाहिए। उसके बाद फिर चमगादड़ सुन सकता है, ठीक है, कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं, ठीक है,
20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, वो लोग उसको सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान नहीं सुन सकता है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इतनी होती है। तो अनुनाद का मतलब ये है कि हम यहाँ फ्रिक्वेंसी खुद ही चेंज करेंगे, चेंज नहीं होगी, हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। वोल्टेज को नियत रखेंगे, वोल्टेज चेंज नहीं करेंगे, यहाँ फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे, और फ्रिक्वेंसी चेंज करने पे ही ये केस आएगा। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे तो एक्सएल एक्सी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सएल एक्सी बराबर होने के लिए अगर हम चाहते हैं कि एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए तो हमें फ्रिक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी चेंज होगी नहीं, ये चेंज करेंगे इसमें हम। देखो इसका मान बदलेंगे, इस एफ का मान बदलेंगे, और इस एफ का मान भी बदलेंगे, दोनों को बराबर करके लेके आएंगे, ठीक है। दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सएल और एक्सी को बराबर करके लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, फ्रिक्वेंसी को बदल कर, ठीक है। यही केस होता है रेडियो में। एफ को बदलते, एक नोब लगी रहती है, उसको घुमाते हैं, घुमाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बदलती है। मोबाइल पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मैच होगी तभी वो चलेगा। फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी तो पहले रेडियो होता था बड़े आकार का होता था, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, तो अब मोबाइल पे भी एफएम का ऑप्शन आ जाता है। मोबाइल कंप्यूटर वो हाइब्रिड सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखने में छोटा सा रहता है मोबाइल, लेकिन उसके अंदर बहुत पावरफुल प्रोसेसर होता है जो कि बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी जब हम रेडियो सुनेंगे तो उस रेडियो के अंदर भी फ्रिक्वेंसी होगी कि कौन सा सुनना है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की अलग फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। भोपाल में भी है आकाशवाणी, पता है, नहीं पता? भोपाल में ऑल इंडिया रेडियो जो चलता है भोपाल वाला, रेड एफएम वगैरह। क्यों नहीं सुनते रेडियो? तो तुम लोग मोबाइल पे बिजी हो। जैसे मान लो किसी की दुकान है, दुकान पे एफएम चला के छोड़ दिया, गाने बजते रहे दिन भर, ठीक है, न्यूज भी मिलती रही। जो ट्रक चला रहा है, जो कार चला रहा है, तो रेडियो ही सुनता है ना। हम मोबाइल देखते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो करते हैं वो दुनिया नहीं करती, दुनिया और एक अलग, सबका एक अलग अलग वो रहता है, ठीक है। रेडियो सुनना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के में क्या होता है, इंसान का माइंड जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, मोबाइल पे लगे लगे दिन भर रील देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल चला रहे हैं। हम्म? नहीं, रेडियो में एक वेव आती है जिससे साउंड निकलता है, ठीक है, बस वो बचता है, उसमें कुछ देखने का नहीं है, आप सुन रहे हो, ठीक है, और वैसा कोई हार्मफुल नहीं है वो। लेकिन मोबाइल से क्या होता है, रेडिएशन निकलता है, ठीक है। रेडिएशन हमारी आंखों पे जाता है, जैसे हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं तो ये जो प्रकाश निकल रहा है वो एलईडी से निकल रहा है, और एलईडी जो है इससे हानिकारक किरणें निकालती है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू एलईडी की अलग अलग होती है, तो उससे आंखों पे हमारी दिक्कत होती है। साथ साथ आंखें हमारी क्यों देख पाती हैं, क्योंकि आंखों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आंखों को हम ज़्यादा ऊर्जा दे देंगे, ज़्यादा ऊर्जा यूज कर लेंगे, तो आंखें हमारी कमज़ोर हो जाएंगी। आंखें कमज़ोर होंगी तो उसका भी कनेक्शन कहाँ से होता है, दिमाग से, ठीक है। बॉडी के जितने पार्ट है ना, सबका कनेक्शन कहाँ से है, दिमाग से। अगर आपका दिमाग सुन्न हो जाता है तो आपके बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीके से मोबाइल के अंदर एक प्रोसेसर रहता है जो बता, अगर वो काम कर रहा है तभी मोबाइल काम करेगा, अगर वो बंद हो गया तो मोबाइल किसी काम का नहीं, ठीक है। तो प्रोसेसर उसके अंदर होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं हम क्या चेंज कर रहे होते हैं, फ्रिक्वेंसी। जो भी परिवर्तन होता है वो किस पर किया जाता है, फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। तो इससे ये वाला ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा करता है एग्जाम में, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट पूछता है, और एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। और एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी के। अब देखो यहाँ पर जब एक्सएल एक्सी बराबर हुआ, ये हमारा VL था और इधर VC था, ये दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब एक करंट बचा I और एक वोल्टेज बचा VR, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ये तो कैंसिल हो गया, अब इन दोनों के बीच का एंगल जी कितना हो गया, 0 डिग्री। जब हम इसका पावर फैक्टर निकालेंगे तो पावर फैक्टर कितना आएगा, cos 5, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। कितना होता है cos 0 डिग्री, 1। तो पावर फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, यूनिटी, इसको कहा जाता है हिंदी में इकाई, ठीक है। इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी। ये रेजोनेंस में पॉसिबल, ठीक है, केवल रेजोनेंस में पॉसिबल है। अब मान लो रेजोनेंस को लाना है हमें, तो रेजोनेंस को लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा करंट, ठीक है, या इधर फ्रिक्वेंसी ले लो,
एफ और इधर क्या ले लो, करंट। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू शुरू में बढ़ेगी। एक ऐसा समय आएगा जब फ्रिक्वेंसी एफ आर का मान कितना हो जाएगा, एफ के जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर करंट हो जाता है अधिकतम। करंट कितना हो जाता है, मैक्सिमम, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर करंट की वैल्यू कम होने लगती। ठीक है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के पहले ये वाला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन बड़ा है, एक्सी बड़ा होता है एक्सएल के। उसके ज़्यादा पर जाएंगे तो एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी का। ठीक है, तो यहाँ जो होगा, यहाँ पर होगा धारती परिपथ यानी कैपेसिटिव, और यहाँ होगा प्रेरकत्व भी। ठीक है, और यहाँ पर होगा रेजिस्टिव, क्योंकि यहाँ पर एक्सएल किसके बराबर हो गया, एक्सी। ठीक है, प्रेरकत्व परिपथ। ठीक है, तो इस जो ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर दोनों क्या हो गए, एक्सएल और एक्सी बराबर हो, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। ठीक है, जिस वैल्यू पर दोनों का मान क्या हो गया, इक्वल हो गया, वही कहलाएगा रेजोनेंस। और यहाँ पर धारा का मान भी अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अब हमने जो इम्पिडेंस निकाला है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गए तो कट जाएगा, तो जेड का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ये दोनों बराबर है ना, अरे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हैं, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बराबर, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। मतलब इस केस में जो इम्पिडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर, इम्पिडेंस किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी हमने किस में जोड़ा था, सीरीज में। अब हम तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, समांतर में, पैरेलल आर एल सी सर्किट। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं समांतर आर एल सी परिपथ। समांतर में क्या होगा कि हमारे पास तीन है, ये आर है, एल है, और ये तीनों को हमने समांतर में जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने एसी वोल्टेज दिया, ये वाला। यहाँ से जो करंट आया आई आया, लेकिन यहाँ का करंट का मान क्या होगा, आई आर। यहाँ के करंट का मान क्या होगा, आई एल, और यहाँ के करंट का मान होगा आई सी। अब इसका वोल्टेज भी है, तो तीनों में वोल्टेज बराबर होगा। समांतर परिपथ की खास बात क्या है कि तीनों में वोल्टेज बराबर होगा। इसीलिए तो घरों के कनेक्शन काहे में किए जाते हैं, अरे घरों के कनेक्शन काहे में किए जाते हैं, अरे पैरेलल में, वोल्टेज में नहीं। वोल्टेज तो आता है घर पे, काहे पे किए जाते हैं, अभी तो बता रहे थे इतनी देर से, हैं इस कान से सुने, इधर से निकाल दिए। घरों के कनेक्शन काहे में किए जाते हैं, पैरेलल में किए जाते हैं, समांतर में किए जाते हैं, क्योंकि सबको वोल्टेज बराबर मिले। क्योंकि हमारी जितनी भी डिवाइस आती है ना, सब में वोल्टेज बराबर ही होता है। अभी हम वोल्टेज, जैसे हम बल्ब लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं कि कितने वॉट का, वोल्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि वोल्ट फिक्स होता है। ठीक है, वो नहीं बदलता, सिंगल फेस के लिए और 3 फेस के लिए। 3 फेस की मोटर होगी तो 3 फेस लगेंगे, तब भी उसका वोल्टेज फिक्स ही होगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर वोल्टेज कोई बदल के दे रहा है तो वो स्पेशल केस है, यानी कोई इंडस्ट्री वाला मांग रहा है तो उसके लिए अलग बनाया जाएगा। लेकिन जो जनरल उपलब्ध होते हैं उनमें वोल्टेज का मान क्या होता है, सब में बराबर होता है, बस फेस चेंज होगा। 3 फेस का होगा तो 440 वोल्ट, सिंगल फेस का होगा तो 220 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम सबको वोल्टेज कितना मिल रहा है, भी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज को यहाँ रिफरेंस ले लें तो एक करंट है हमारा रेजिस्टेंस का, जो वोल्टेज के साथ ही होता है हमेशा,
एक करंट है इंडक्टेंस का जो वोल्टेज से पीछे हो जाता है, और एक करंट है कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज से आगे हो जाता है। कैपेसिटेंस में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। इसमें हाँ आई एल नीचे है, करंट है तो पीछे आ गया, ठीक है। वोल्टेज था तो आगे था, करंट उसमें वोल्टेज हमने डिफरेंस नहीं लिया था, वहाँ वोल्टेज अलग अलग थे, यहाँ करंट अलग अलग है, समांतर में करंट अलग अलग होते हैं। अब यहाँ भी तीन केस पॉसिबल है जैसे वहां पर थे, ठीक है। एक तो आई एल बड़ा हो आईसी से, एक आई एल छोटा हो आईसी से, और एक आई एल बराबर किससे हो, आईसी। ये भी यहाँ पर अनुनाद हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अनुनाद हो गया, ठीक है। और ये दोनों केसेस में हम जब करंट निकालेंगे आई, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ये दोनों केस अगर ले लेते हैं तो यदि आई एल की वैल्यू बड़ा है, ठीक है, आई एल की वैल्यू बड़ी है, आई सी छोटा है, आई सी छोटा है तो इतना आई सी माइनस हो जाएगा, इतना आई सी बचेगा, ये हो जाएगा आई एल माइनस आई सी। इसको मिला दो तो हमें आई मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा आई आर, ये हो जाएगा आई, ये आई एल माइनस आई सी। जो बड़ा हो वो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आई का मान आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आई बराबर कितना होता है, वी बाई आर, सॉरी ये वी बाई जेड होगा, आई बराबर क्या होगा, वी बाई जेड, आई आर बराबर वी बाई एक्सएल, भी सभी से कॉमन कट जाएगा, एक बटे जेड, एक बटे आर का स्क्वायर प्लस एक बटे एक्सएल माइनस एक बटे एक्सी का होल स्क्वायर। एक बटे जेड कितना होता है बताओ जरा, एक बटे जेड क्या होता है, पढ़ाया था ना, एक बटे जेड क्या होता है, इम्पिडेंस का उल्टा क्या होता है, भाई देख के बता रहा है, बाई बराबर एक बटे आर क्या होता है, और ये बी एल माइनस जी, कहाँ जे, जी था और ये बी था, बी एल माइनस बी सी का, ये एडमिटेंस है, ठीक है, ये कंडक्टेंस है, ये ससेप्टेंस है। ससेप्टेंस दोनों के अलग अलग है, एक ये ससेप्टेंस है, ये कैपेसिटिव है और ये इंडक्टिव, ठीक है। तो समांतर में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो ये वाला चैप्टर हो गया तुम लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे, अगर उसमें नीड लगेगी तो थोड़ा बहुत और पढ़ा देंगे, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ा दो। कल इसके क्वेश्चंस करा देंगे और परसों टेस्ट ले लेंगे, ठीक है।